नमस्कार। आज सुना रही हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि तभी दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे से आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था, कहीं कोई घुड़क ना बैठे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उनसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्डा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट बाकी। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह हमारा खेलने का समय है। अब बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रो कर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। ऐसे उजड़त देहाती यहाँ प्राय रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना ही कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाए जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए। संसार में और कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनटों तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसे ताकता रहा। शायद उसे अभी भी आशा थी कि डॉक्टर साहब लौट कर आएंगे। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्डा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुख देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आतप्त स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने अब खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी।
उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई। इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा निकलती सी थी। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था और वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर नंगे पांव, इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चूहली करते। बेचारे को जरा दम मारने का अवकाश न मिलता। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों को पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता था, उसे लेकर ही छोड़ता। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों का उसे जरा भी ध्यान ना आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने को भी जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज ना मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है, इस पर आपका दावा है मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्टा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर दिखाएं भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ
कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे में सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना बुक खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती, इन्हें गर्दन में ना डालो, दूर से ही दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश को गर्दन में सांप को लिपटते देख उसकी जान निकली जाती थी। पछता रही थी, मैंने व्यर्थ ही इसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश अब एक न सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्प कला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका किया, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ देना मदारियों का काम है, किसी के भी दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ली तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे पर मंत्र ही नहीं, इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या, सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज ना काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, यहाँ से चलो, देखा गाना शुरू हो गया, मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़ जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसकी समझ में ना आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक बाकी है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, ओंठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वह लेट गया
और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए पर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नश्तर से भी कुछ फ़ायदा ना होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती, यहाँ तक कि उसकी आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन हो गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं, मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नश्तर अपनी गर्दन पर मार लेते। इतने में एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है कि अभी जान बच जाए। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा, बेटा सांप ना पालो, मगर कौन सुनता था। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए, मेरा सब कुछ ले लो, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा। मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे, ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था, वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के साधन। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी, वहीं करुण क्रंदन और अश्रु प्रभाव था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता और बीच बीच में खांसता। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही। घर में ना चारपाई थी, ना ही बिछौना। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती, बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में बेच आता। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा, ना हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है नहीं, काम क्या करोगे? जाकर झगड़ू साह से 10 सेन सन उधार लाऊंगा। उसके पहले के पैसे तो दिए नहीं, और उधार वो कैसे देगा? ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई। दोपहर तक क्या 2 आने की भी ना काटूंगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत, भगत, सो गए क्या? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है, खूब जानता हूँ। भैया लेकर उन्हीं के पास गया था, खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक न की। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं? नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगवान बड़ा कारसाज है। उस बगत मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात ना पूछता। तो ना जाओगे?
हमने तो सुना था, सो कह दिया। अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से, जरा तंबाकू ले लो, एक चिल्लम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो नहीं चला गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिल्लम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाडे पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता, मैं तो भी ना जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र तक देखा नहीं। क्या मैं नहीं जानता था कि वह ना बचेगा? खूब जानता था। चड्डा भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब, कहिए, क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब है, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, वो तो देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह बैठा रह गया। 80 वर्ष की जीवन में ऐसा कभी ना हुआ कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और सावन भादों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह न की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता, निस्वार्थ, निष्काम। लेन देन का विचार कभी उसके दिल में न आया। यह काम ही ऐसा था। जान का मूल्य कौन दे सकता है? यह एक पूर्ण कार्य था। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया, पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। पहले वह खड़ा रहा, फिर बैठ गया और अंत को लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए या फिर पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी और बुढ़ा चुपके से उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे आवेगी, मन तो चड्डा के घर पर लगा हुआ है। चड्डा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो मैं वहां जाऊं? वह आकर मेरे पैरों पड़े तो भी ना जाऊं। उठे तो तुम इसी इरादे से हो? नहीं रे, ऐसा पागल नहीं हूं जो मुझे कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर से खर्राटे लेने लगी और अब भगत चुपके से उठा और किवाड़ खोलकर चुपके से बाहर जाने लगा। बाहर जाते ही चौकीदार दिखा। चौकीदार बोला, अरे भगत, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? भगत, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला के बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा, और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्डा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया, चाहे अब तक मर गया हो। तुम चले जाओ तो शायद बच जाए, सुना है खूब पैसा देने को तैयार है। भगत, मैं तो ना जाऊं, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ। चौकीदार चला गया। भगत ने पैर आगे बढ़ाए, जैसे नशे में आदमी की देह पर काबू नहीं रहता, पैर कहीं रखता है और पड़ता कहीं। इस समय भगत का भी कुछ ऐसा ही हाल था।
मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न थे। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज़ पड़ी। उसकी चाल अब और भी तेज हो गई। थकान के मारे पाँव ना उठते थे। शिरोभाग इतना बढ़ा जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी ना आती। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रह कर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुबह हो और लाश गंगा की गोद में जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना। इधर 1 महीना तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर से कहा, चलो देख लो। मगर 3-4 घंटे हो गए। जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेर झाड़ने फंकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती। हाँ, बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा ना कर रहे। जरा कहारों से कहिए पानी तो भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसीलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर से कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलासा के लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाल गई और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने के लिए आने लगे। डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता नहीं था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिल्लम पी रहे थे, हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से ही तंबाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत को चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहाँ चला गया,
एक चिलम तंबाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी, मैंने तो सोचा था उसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को तो मैंने पहचाना नहीं, मगर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यहाँ एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से मैंने इनकार। आज उस दिन की बात करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे मैं प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब भी खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, मैं यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया। अब से जीवन प्रयत्न मेरे सामने रहेगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।